की टीवी में मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। और बहरहाल मीडिया और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया का, इसे आप खूबी कहें या खामी कहें, के बाद ऐसी ख़बरें जो पहले तवज्जो में भी नहीं आती थी या एक टेलीफोन कॉल पे वो स्क्रीनों पर या प्रिंट में नहीं आती थी, वायरल होती हैं और फिर मेन स्ट्रीम चैनल पे भी आ जाती हैं, स्क्रीनों पे भी आ जाती हैं। ऐसे ही जैसे हमारी काबिल एहतराम वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ को न जाने किसने मशवरा दिया या ख़ुद उन्होंने ये समझा कि बहरहाल एक अच्छी बात है कि गुडविल के लिए जाया जाए पुलिस की वर्दी में। लेकिन मैंने कहा ये पूरा मंज़र जो था, जो स्क्रीनों पर आया, और अगर आप पूरी स्क्रीन पे देखेंगे तो बड़ा कुछ अजीब सा लगा। और मैंने कहा ना, ये पुलिस से गुडविल बनाने के लिए जो उन्होंने एक बड़ा अच्छा अपने तौर पर फैसला किया था, वो उन्हें महंगा पड़ गया। गो कि उनको कहना था कि जनाब ये, उनका कहना था कि जनाब ये मेरे लिए बड़ी उसकी एजाज़ की बात है कि मैंने ये वर्दी पहनी है। लेकिन आइन और कानून कहता है कि जनाब कोई फ़र्द, कोई सिविलियन ऐसे ही कोई स्पीकर की कुर्सी पर कोई गैलरी में बैठा हुआ आदमी तो नहीं बैठ सकता ना, उसको स्पीकर की वर्दी पहननी पड़ती है। ऐसे ही जैसे जहाज़ में एयरपोर्ट जाए तो एयर होस्टेस की वर्दी पहन के तो सर्फ नहीं कर सकता ना, ये खातून कोई वहाँ पर, उसको वो वर्दी पहननी पड़ती है। अब किसी भी सिक्योरिटी फोर्स का इदारा हो, फ़ौज का तो दूर की बात है, और इसीलिए बाज़ वक्त जब ड्रामों में भी पुलिस की वर्दी को इस्तेमाल किया जाता है तो उसके लिए इजाज़त लेनी पड़ती है। अब ये हो सकता है कि हमारी मरियम बीबी ने, जब लोग तो देख रहे हूँ बड़े खुश थे, आईजी की कैप पहनकर जो सलामी ली, और उसके हवाले से एक साहब अदालत भी पहुँच गए और उनका कहना था कि किसी तौर पर भी आईजी की वर्दी या कैप पहनना, चाहे जो प्राइम मिनिस्टर हों या सीएम हों, ये जायज़ करार नहीं दिया सकता। थोड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। मैंने सोचा एक साबिक आईजी, सीनियर साहिबी आईजी से मालूम करूं कि क्या इसके आईनी या कानूनी मज़रमात है, क्या हर्ज हो गया। मसलन ये तो अच्छी बात है ना कि लोग जिस तरह आम लोगों में जाते हैं, घुलते हैं, मिलते हैं, बैठते हैं, खाना खाते हैं, तो इस तरह वो अगर पुलिस में चली गई, कैप पहन ली, वर्दी पहन ली, तो क्या हर्ज है। मेरे साथ हैं ताहिर आलम साहब, साबिका आईजी इस्लामाबाद। शुक्रिया आईजी साहब, साबिका आईजी साहब ताहिर साहब। एक तो हमें सोचा था कि अगर आप भी अगर वर्दी पहन लेते तो क्या रिश्ता इस्त्री करा के, लेकिन मैं ख्याल कानून तो ताहिर साहब, ये जो कहा यह जा रहा है कि आइन और कानून के तहत जो वर्दी है वो उसी वक्त तक पहनी जाती है जब तक आप उस इदारे से वाबस्ता हैं, और रिटायरमेंट के बाद चाहे फ़ौजी हो, चाहे पुलिस का हो या किसी भी इदारे से मुंसलिक हो जिसके तरह वर्दी पहनता है, नहीं पहन सकता। जैसे मैंने फिर कस्टम का है, एयर होस्टेस हैं, कोई हसास, फिर हसास इदारे का तो बहुत ही मुश्किल बात है। तो ये जो ख़ासतौर पर पुलिस के हवाले से जो आज हमारी काबिल एहतराम वज़ीर आला पंजाब ने पहनी, एक साहब अदालत पहुँच गए, बहस छिड़ गई, क्या कहेंगे आप? ऐसा है कि कोई भी किसी दूसरे इदारे की यूनिफॉर्म नहीं पहन सकता, या इवन उसकी कैप या उसका कोई बिल्ला शिल्ला नहीं लगा सकता, जो मुख्तलिफ इंसिग्निया नहीं लगा सकता। और जहां तक रिटायर्ड आर्म फोर्स के ऑफिसर्स या पुलिस के ऑफिसर्स का ताल्लुक है, ये सर्टन ओकेजन पर परमिशन के साथ यूनिफॉर्म पहन सकते हैं। बाज लोगों को जब रिटायर किया जाता है तो उनकी सर्विस बुक में भी लिख दिया जाता है कि ये यूनिफॉर्म मुख्तलिफ ओकेजनों पर पहन सकेगा, ये होता है। अलबत्ता जो है आम सिविलियन का, बल्कि कोई भी शख्स हो, किसी दूसरे महकमे की यूनिफॉर्म वो नहीं पहन सकता कानूनी तौर पर। तो लेकिन फिर इंटेंशन देखी जाती है कि क्या इंटेंशन जो है ये पर्सोनेटिंग की है, धोखा देने की है, पब्लिक सर्वेंट बनकर अपना कोई उससे कोई बेनिफिट गेन करना था। लेकिन आईजी साहब, मेरे ख्याल में, सॉरी टू से, हमारे यहाँ हुक्मरान जो है अपने को एक बालातर समझते हैं।
सदर हो जाएं, वज़ीर आज़म हो जाएं, या इवन हमारे फ्यूडल लॉर्ड्स हुए, हमारे अशराफिया के बड़े बड़े लोग हुए, वो अपने को कानून से बालातर समझते हैं, वो कानून को एक सादा सफ़ा समझते हैं। हमारे तो जनरल ज़ियाउल हक साहब ने कहा था कि क्या आईन है, 6 सफ़े हैं, मैं फाड़ के फेंक दूँ। तो एक ये भी है ना कि हम अबव द लॉ ख़ुद को समझते हैं। यकीनन अगर कोई उनका अच्छा मुशीर होता तो उनको कह सकता था, लेकिन आपको भी इल्म है कि हमारी ये जो बड़ी फैमिली जो हुक्मरान हैं उनमें शायद ही किसी में इतनी जुर्रत हिम्मत हो कि वो कह सके कि नहीं मैडम या साहब, इस वक्त जो आप ये सूट पहन के जा रहे हैं या ये लिबास पहन के जा रहे हैं, या वहाँ जाके आप जो घुले मिलेंगे लोगों के साथ, आपको क्या पहनना चाहिए, आपको भी मुझे ज़्यादा इल्म है। पार्टी ड्रेस अलग होता है, घर में आदमी दूसरा ड्रेस इस्तेमाल करता है, शौक़ के मौके पर उसका एक और लिबास होता है, खुशी का एक अलग होता है। तो इस हवाले से कोई हम तो लोग समझाते तो हैं, बताते, हमें भी बताया जाता है मीडिया में कि जनाब ये आपका कोट इस तरह पहने, हमारा तो सब बताया जाता है, प्रोड्यूसर सब बताते हैं हमें जी। तो किसी ने नहीं बताया और इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती मेरे ख्याल माजी में। जो मैंने सुना है, इन्होंने वर्दी पहन के रैंक तो शायद नहीं लगाया हुआ था, लेकिन कैप जो थी वो आईजी वाली पहनी हुई थी। जी जी, जो कैप जो है वो आईजी वाली पहनी हुई थी। और मैं भी पुलिस वालों को खुश करना चाहती हूँ, उनके साथ एक यकजहती का इजहार करना चाहती हूँ। और अभी तो ज्यादा से ज्यादा यही है ना कि इन्होंने आईजी से इजाजत ली या नहीं ली। तो आईजी ने अगर इजाजत पहले नहीं भी ली थी तो बैक डेट में दे देगा इजाजत, तो ये भी इनका मसला हल हो जाएगा। दूसरे इंटेंशन जो है, क्या उन्होंने ये वर्दी पहनकर अपने आप को पुलिस अफसर जाहिर करके कोई किसी को धोखा दिया, किसी से कोई गेन हासिल किया, ये सारी चीजें। लेकिन आपको इल्म है ना कि आजकल हमारी अदालतें, वैसे बड़ा काजी साहब ने भी बड़ा काम किया है, और भी वो तो कोई भी आजकल कोई मसला लेके फ़ौरन अदालत पहुंच जाता है, कुछ लगता भी नहीं है। हमारे यहाँ तो ये भी नहीं है कि अगर गलत कोई इल्ज़ाम लगे या कोई गलत तौर पर पेश हो, उस पर जुर्माना लगे, अब खैर एक आध लगने भी लगे हैं। तो ये जो अदालत की तवज्जो दिलाई गई है इस तरफ, तो क्या ये कोई काबिल ताज़ीर जुर्म है इस तरह वर्दी पहनना? मैं तो नहीं समझता ऐसी कोई बात होगी आईजी साहब। शहरी बिलाशुबा नहीं पहन सकता, और इसमें मेरा ख्याल है कि काफी हमें अच्छा कोई लॉ पॉइंट शायद सुनने को मिल जाए, देखने को मिल जाए कि अगर किसी की इंटेंशन ऐसी नहीं है कि वो वर्दी पहनकर किसी को धोखा नहीं देना चाह रहा, तो क्या फिर भी जुर्म है ये? तो मेरे ख्याल के मुताबिक जिस तरीके से आर्टिस्ट लोग जो हैं, हमारे एक्टर जो हैं, उनको वर्दी पहनने की इजाजत है अपना परफॉर्म करने के लिए, तो शायद इस किस्म की इन्हें भी सहूलत मिल जाए कोई। और अगर मैं आपसे पूछूं कि यानी काबिल ताज़ीर जुर्म नहीं है ये, अगर मैं ये कहूँ, आप समझते हैं कोई क्लॉज या आइन की नहीं लगती अगर ऐसा कोई करे आम फर्द या शहरी? मेरे ख्याल के मुताबिक उन्हें, वो एक आला लीडर है, एक बहुत बड़े सूबे की वो हुक्मरान है, उन्हें इस तरह की जो हरकतें हैं उनसे इज्तनाब बरतना चाहिए। इससे कोई उनकी गुडविल नहीं पुलिस में पैदा होगी। पुलिस में गुडविल पैदा होगी जब पुलिस की खातिर कुछ करेंगे, पुलिस को कानून के मुताबिक चलने देंगी, उनसे कानून से हटकर कोई काम नहीं करवाया जाएगा, उनसे किसी किस्म की धांधली नहीं करवाई जाएगी, और कोई इस तरह का नाजायज काम नहीं करवाया जाएगा। फिर उनकी एक अच्छी, उनका एक अच्छा इमेज उभरेगा, और पुलिस की वेलफेयर करेंगी तो अच्छा इमेज उभरेगा। वर्दी पहनने से अच्छा इमेज नहीं उभरेगा। ये वैसे हमारा पाकिस्तान पैनल कोड का सेक्शन 170 है, जो ये पर्सोनेटिंग जो की जाती है किसी पब्लिक सर्वेंट की, और यानी अपने आप को शो करना कि वो किसी पब्लिक ऑफिस को होल्ड करता है, या किसी भी यूनिफॉर्म की कोई भी आइटम पहनना, पूरी यूनिफॉर्म पहनना या आइटम पहनना, वो 171 में है।
तो 170 की सजा जो है ज्यादा से ज्यादा 2 साल अच्छा। और जुर्माना है, और 171 की जो है ये 3 माह सजा है ज्यादा से ज्यादा, जिसमें कोई यूनिफॉर्म की आइटम वगैरह पहन जाना। लेकिन इनको बहरहाल इस चीज का फायदा मिल जाएगा कि इनकी इंटेंशन किसी को धोखा देने की नहीं। या पुलिस वुमेन बनकर कोई माली फायदा या किसी किस्म का और फायदा उठाने की नहीं थी। और दूसरा ये भी इनको फायदा मिल जाएगा कि आईजी पंजाब जो है वो फौरी तौर पर बैक डेट में एक ऑर्डर जारी कर देंगे कि वाकई मैंने इन्हें इजाजत दी थी कि यूनिफॉर्म पहने। शुक्रिया आईजी साहब। साबिका आईजी आलम साहब बता रहे थे, लेकिन कहने लगे बहरहाल आर्टिकल 171 है जिसके तहत ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल सज़ा भी होती है। खैर ये ऐसा तो बात नहीं है, मेरे ख्याल में वो दुरुस्त फरमा रहे थे कि उन्होंने सिर्फ कैप पहनी थी और यानी वर्दी इजाज़त के साथ पहनी जा सकती है और यकीनन वो माजरत भी कर लेंगी और उनके पास शायद ऑर्डर भी होगा कि वो इस तरह कर सकती हैं। गो के इश्यूज़ और भी हैं, ख़ास तौर पर ईरान के हवाले से, ट्रेड के हवाले से, महंगाई के हवाले से। आज हमारे बड़े गिरजे बरसे हैं कादी फ़ायज़ ईसा साहब, और साथ ही पॉलिटिक्स में ये जो हुकूमत और मईशत चलेगी या चलती भी नज़र आ रही है, ये भी एक बड़ा इशू है जिस पर हम गुफ्तगू करेंगे ब्रेक के बाद पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मोहतरम कमरुज़्ज़मा कायरा साहब से। हमारे साथ रहिएगा। जी टीवी में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। मैंने सोचा कि हुकूमत 29 फरवरी को हल्फ उठाया, फिर 1 मार्च को 2 मार्च को गालिबन प्राइम मिनिस्टर साहब आ गए, काबीना बन गई, सदर गवर्नर सब ओहदे पे बैठ गए। कह सकते हैं कि मार्च गुजर गया, अप्रैल आखिरी दमों पर है। लेकिन इस दौरान कोई 55-60 दिनों में हुकूमत की कारकर्दगी कैसे रही? मेरे साथ पीपल्स पार्टी के बड़े सीनियर सीजन रहनुमा मोहतरम कमरुज़्ज़मा कायरा साहब हैं। कायरा साहब हमेशा मेहरबानी फरामद है, शुक्रिया। कायरा साहब, वैसे तो माशाल्लाह यानी अगर पिछले 18 माह भी आपकी गवर्नमेंट रही, केयर टेकर गवर्नमेंट को भी कहा जाता है कि तसलसल से है, आप ही का तसलसल था। लेकिन 60 दिन हो गए, हुकूमत का हाल आपने देख लिया होगा कि जरदारी साहब के सामने क्या कुछ नहीं हुआ। मईशत भी हमारे सामने है। तो कुछ ये कहते हैं कि जो मीठे मीठे ओहदे भी आपके पास आ गए, चेयरमैन सेनेट भी आपका, सदर मुमलिकत तो खैर होने ही थे आपके, डिप्टी स्पीकर गालिबन आपका, इसी तरह अगर आप उधर जाएं बलूचिस्तान की चीफ मिनिस्ट्री भी बहरहाल मिली है। तो ये जो सब हो गया तो जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी ना कि आपको अगर वजारतें नहीं मिली कि इन 2 माह में कोई पेशरफ्त किसी शोबे में हुई, हुकूमती कारकर्दगी, मईशत। कायरा साहब। मुजाहिद साहब, आप कराची में हैं और कराची स्टॉक मार्केट का बड़ा अच्छा इंडिकेटर है, क्योंकि मईशत के कुछ इंडिकेटर ही होंगे ना जिससे आप अंदाजा करेंगे। तो जब से ये गवर्नमेंट बनी है स्टॉक मार्केट मुसलसल उतार पे, चढ़ाई पे है, यानी उसका बढ़ रहा है नंबर। तो ये एक तरह का, ये मुकम्मल तौर पे तो नहीं, लेकिन एक तरह का ये कॉन्फिडेंस होता है इन्वेस्टर्स का। फिर इसी दौर के अंदर वजीर आजम साहब का सऊदी अरब का दौरा, सऊदी अरब का पाकिस्तान के अंदर दौरा, सऊदी वफद का, पाकिस्तान को IMF की ट्रांच मिल जाने का, IMF से फर्दर प्रोग्राम डिस्कशन होने का। तो ये बुनियादी वो काम थे जो गवर्नमेंट ने किए हैं। अब बहुत सारे काम वो हैं जो टैक्स रिफॉर्म्स के लिए या लेजिस्लेशन रिक्वायर्ड है, या उसके अंदर सिस्टम को सादा करना है, या जो केसेस पेंडेंसी है उसको ठीक करने के लिए जो कोशिशें, वो कोशिशें बड़ी तेजी से जारी हैं। अब ये 2 महीने का टाइम इज टू लेस फॉर दिस। अब मेरा ख्याल ये है कि बजट के बाद आपको बहुत सारी चीजों में बहुत बेहतरी नजर आएगी, जिसमें इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस भी होगा, जिसमें वो लोग जो टैक्स से मुस्तस्ना अपने आप को बैठाए बैठे हैं और वो टैक्स नेट में होंगे और टैक्स पेयर के लिए आसानियां होगी। इसी तरह और भी चीजें हैं। कायरा साहब, मैं इकोनॉमी का, इक़्तिसादियात का आदमी तो नहीं हूँ,
अगर आप कहते हैं कि जनाब इंडिकेटर की, तो मैं आपने ये जो हमारे आपके फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं जनाब आवाम से हम टैक्स लेंगे, टैक्स देना पड़ेगा, तो ये जो आपने स्कीम इन्होंने मुतरफ़ कराई, गालिबन 40 लाख दुकानदार थे, मैं भी पढ़ रहा था कि 19 दुकानदारों ने अपना रजिस्टर कराया। महंगाई इन्फ्लेशन 20% बढ़ा हुआ है, और उससे जो कंसर्न चीज़ें हैं, बिजली हुई, गैस हुई, पेट्रोल हुई, कोई तो ऐसी चीज़ हम आपकी गवर्नमेंट हमें बताए कि 60 दिन में, जो मैं आपसे मालूम कर रहा था, यहाँ पेशरफ्त हो ख़ासतौर पर इकॉनमी के हवाले से। चले पार्लियामेंट में एक दूसरे 10 गरब आ रहे हैं, हमें इससे नहीं ताल्लुक़, लेकिन इन चीज़ों में क्या हुआ कायरा साहब? देखिए, आपने इकोनॉमी की बात की थी, अब है आम आदमी, उसका ताल्लुक है महंगाई से, अशियाए ज़रूरिया से। अब गुजारिश है कि महंगाई का आलम अपनी जगह, अपने इकोनॉमी का पहले जिक्र किया था मैंने, इसलिए स्टॉक मार्केट का कहा, और ये भी अर्ज की कि वो एक इंडिकेटर है। दूसरी बात यह है कि बिजली की कीमतें बढ़ी भी और कम भी हुई, दोनों काम हुए। मुझे KESC का नहीं पता, लेकिन यहाँ मुल्क पे दोनों काम हुए हैं। एक वक्त में की बढ़ानी भी पड़ी, और फिर जब कम करने का वक्त आया कम भी की गई। उसका ताल्लुक बेसिकली तेल के नरखों से है। वो कोई भी हुकूमत बैठी हो, उसके बस का रोग नहीं है कि वो सस्ती बिजली दे पाए। हम इतनी पहले ही बहुत ज्यादा ऐसे काम कर चुके हैं जिससे कर्जे हमारे ऊपर चढ़े हुए हैं, आमदन थोड़ी और खर्च ज्यादा है। तो ये जो कहना है ना जी कि 2 महीने के अंदर हमने क्या कर दिया, डॉलर अगर अपनी जगह खड़ा है या 19 लोगों ने रजिस्टर कराया है, मैंने पहले आपके इस सवाल से पहले अर्ज किया कि इस वक्त लेजिस्लेशन का काम और FBR की रिफॉर्म्स ये नंबर 1 प्रायोरिटी पे है, और इस वक्त इस पे काम जारी है। अगले महीने डेढ़ के अंदर, यानी बजट से पहले या बजट के बाद, आप देखेंगे कि बहुत बड़े लेवल पे टैक्स रिफॉर्म्स होंगी। जो लोग टैक्स देते हैं उनके लिए आसानियां पैदा होंगी, जो नहीं देते उनको टैक्स नेट में लाया जाएगा। इसी तरह आवाम की फलाह के लिए भी कानून साजी की जाएगी। सिर्फ एक इंडिकेटर नहीं होता, यकीनन महंगाई एक बड़ा फैक्टर है, लेकिन महंगाई का एक तसलसल होता है कि महंगाई बढ़ती जा रही है। अब बढ़ने की रफ्तार कम हो गई है, बढ़ रही है, रफ्तार कम हुई है, अब उसको कैच करना है। और ये बरेलवी साहब, कोई भी हुकूमत हो, किसी के पास कोई स्विच तो लगा हुआ नहीं है कि आप आए और आपने स्विच ऑन कर दिया, पहले ने ऑफ रखा हुआ था। आपके पास सरप्लस तो पड़े नहीं है कि पिछले नालायक थे, बैंक अकाउंट में पड़े रहे, पैसे खर्च नहीं किए। आपने जो कुछ करना है उसके लिए आवाम को जो रिलीफ देने हैं उसके लिए पैसे दरकार है, और आपने अपने पैसे पैदा करने हैं, अपनी इनकम बढ़ा के भी और टेम्परेरीली आपने इमदाद लेके भी। वो दोनों काम हो रहे हैं। रही इन्वेस्टमेंट, तो उसमें वजीर आजम का दौरा और सऊदी वफद की विजिट, इवन चाइना के अपने ईरानियन प्रेसिडेंट की विजिट, ये इस बात के इंडिकेटर्स हैं कि रीजन के अंदर पाकिस्तान ने जो एफर्ट की है उसका रिस्पॉन्स मिलना शुरू हुआ है। कायदा साहब, बसत एहतराम, क्योंकि आपने सऊदी अरब का और ईरान का जिक्र किया, मुझे इसकी सेंसिटिविटी का एहसास है, बड़ा हसास मौजू है और मैं रखता हूँ। लेकिन सऊदी अरब के जिन 25 अरब डॉलर का जिक्र किया जा रहा है, इसकी बातगश तो हमने 3 साल पहले भी सुनी थी। वो कहाँ आए 25 अरब डॉलर? और वो जो 2 अरब डॉलर या 3 अरब डॉलर आए बिलाए, वो भी हमारे इसलिए आए कि हमारे रिजर्व में महफूज रहें, उन्हें हम यूज़ नहीं कर सकते थे। जहाँ तक आप ईरान की बात कर रहे हैं, खैर एक अच्छी बात यह है कि पहली बार ईरानी सदर और कोई भी सरबराह मुमलिकत कराची आया, लाहौर गया, वरना तो इस्लामाबाद में ऐवान सदर, वज़ीर ख़ारजा वगैरह से मिलकर रवाना हुआ जाया करता था। और इसमें भी यानी जो मैं एलामिया देख रहा था, जो सबसे अहम सेंसिटिव इशू है वो है गैस पाइपलाइन का। ईरानी पार्लियामेंट ने, आपको इल्म होगा कि वहाँ सवाल उठाया है कि हमारे 1.2 बिलियन डॉलर का जो हमने गैस लाइन बिछाई ईरानी बॉर्डर से लेकर 769 किलोमीटर, अगर मैं गलत नहीं हूँ, वो तो हमने पूरे कर दिए। और हम जो 79-80 किलोमीटर हमें पूरी करना था, हम अमेरिका के खौफ से उसको बढ़ा नहीं रहे। और ईरान जैसा हमारा दोस्त मुल्क, और जिन्होंने बड़े अच्छे ख़यालात का इज़हार किया, वहाँ तो ये जोर दिया जा रहा है कि जनाब अगर हमने ये अपना काम 2024 तक पूरा नहीं किया तो हमें पर पेनल्टी पड़ेगी। IMF के सामने आपके शहबाज शरीफ साहब एक से कई बार कर चुके हैं जी कि हम कितनी और नाक रगड़ें। श्रीलंका को तो उन्होंने एक ही आवाज़ पर 6 अरब डॉलर दे दिए थे। हमें 1 अरब डॉलर भी मिलता है तो हम उस पर बड़ी खुशी मनाते हैं। सॉरी टू से, मैं ये सवाल, यकीनन आप गवर्नमेंट में नहीं हैं, लेकिन आप यू आर पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, आपके सदर मुमलिकत हैं, आप बाकी चीज़ों का हिस्सा हैं। इसीलिए आपने जब
फॉरेन की बात की, सऊदी अरब और ईरान की बात की, तो मुझे ये गुफ्तगू भी करनी पड़ी कायरा साहब। मैं उस पर अर्ज करता हूँ। देखिए, गुजारिश है कि जहां तक अमेरिका का ताल्लुक है, अमेरिका तो कभी भी ईरान के साथ ताल्लुकात से खुश नहीं होगा, लेकिन क्या हमने ईरानियन प्रेसिडेंट का विजिट नहीं कराया? क्या हमने पिछली गवर्नमेंट में ईरान के साथ वायदा नहीं किया था? इंडिया माहदे से निकल गया, ये ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन थी, वो निकल गया, इसके बावजूद हमने नहीं किया। हम ये नहीं कह रहे साबिक हुक्मरानों की तरह कि बढ़ के मार के हमें अमेरिका की परवाह नहीं, हमें यूरोप की परवाह नहीं, हम ये नहीं कह रहे, हमें परवाह है, लेकिन हमें पाकिस्तान के मफादात को भी देख के चलना है और हमें दुनिया को भी लेकर साथ चलना है। हम दुनिया से कट के नहीं चल सकते, ये दोनों काम पैरेलली चल रहे हैं। सऊदी अरब ने अगर आपके साथ 25 अरब का कमिटमेंट की थी, तो 25 अरब डॉलर को किसने रोका? आपने खुद सऊदी हुक्मरानों को नाराज किया। अभी वजीर आजम गए हैं, उनके फौरन बाद उनका हाई लेवल डेलीगेशन आया है, वो मुआहदे करके गया है। अब ये तो नहीं है ना जी कि कल ही वो डॉलर जहाज में भर के भेज देंगे और यहाँ पाकिस्तान की सड़कों पर डॉलर फेंकने शुरू कर देंगे। प्रोजेक्ट्स के आने में फिजिबिलिटियां बना के उनको दी हैं, वो जाके अपने वर्किंग कर रहे हैं और इंशाल्लाह जल्द यही हो सकता है ना। इस 2 महीने में आप बताइए कि वो क्या काम था जो वजीर आजम साहब को फौरी तौर पे करना चाहिए था, किस तरह फौरी तौर पे अवाम को रिलीफ मिल सकता था। कायरा साहब आपको क्या पहली बार आए? आपका मतलब है कि आप लोग क्या शरीफ हुकूमत पहली बार आई है और उनकी माविन पीपल्स पार्टी पहली बार बनी है? शरीफ तो 85 से बैठे हुए हैं ना, कुछ वक्फों से पिछले आपको पूरा पीरियड मिला 5 साल का, नवाज शरीफ को पूरा मिला 5 साल का, खान साहब को तो 3 साल बाद बाहर कर दिया, फिर आपको 18 माह मिले, केयर टेकर भी एक तक आप ही का शेडो थी, अब फिर हो गई, कोई आप अभी तो नहीं आए। और इसीलिए तो हम ये सवाल कर रहे हैं आपसे कि सॉरी टू से कि एक तसलसल से आप लोग पावर में आए, इसीलिए जो आपसे मालूम करने की जिसारत कर रहा हूँ कि मईशत और हुकूमत में क्या पेशरफ्त हुई है 18 माह में। बरेलवी साहब ये ना कहें, हमारा तसलसल नहीं है, इसमें इमरान खान भी है, इसमें पीटीआई भी है, इसमें मुस्लिम लीग भी है, हम भी हैं और बाकी लोग भी हैं, आप भी हैं, मीडिया भी है। सो गुजारिश है कि हम सब उससे इनकार नहीं कर रहे। मैं तो ये कह रहा हूं कि 2 महीने में इस गवर्नमेंट ने जो इकदाम किए हैं, अब एक दिन में तो लेजिस्लेशन हो नहीं जाएगी और ना हमारी इतनी एफिशिएंट पॉलिटिकल पार्टियां हैं कि हमने पहले सारे होमवर्क, लेजिस्लेशन, हर चीज ड्राफ्ट बना के रखे हो, ये तो नहीं होता। और कोalition गवर्नमेंट में आपने सबसे मुशावरत करके लेजिस्लेशन करनी है। आप ये चेक कीजिए, आपको रोज इसकी खबरें मिल रही हैं कि एफबीआर की रिफॉर्म्स के ऊपर सीरियसली काम हो रहा है, टैक्स रिफॉर्म्स के ऊपर काम हो रहा है, जो हमारी लिटिगेशन की वजह से अरबों, सैकड़ों नहीं हजारों अरब रुपए के केसेस एफबीआर की रिकवरी के वो फंसे हुए हैं अदालतों में और ट्रिब्यूनल्स में, उसके ऊपर बड़ी तेजी से तहर्रुक जारी है। तो अब एकदम तो नहीं सारा कुछ हो जाना ना। मोहतरम कायरा साहब, मेरी बड़ी आपसे नियाज़मंदी है और यकीनन आप उस तरह वज़ीर नहीं हैं, लेकिन आपकी गवर्नमेंट है और जब मैं सवाल आपसे करता हूँ तो मतलब ये कि आपकी मखलूत हुकूमत से कर रहा हूँ। और मसलन आपके फाइनेंस मिनिस्टर, इक़्तिसादी मैनेजर साहब अभी असेंबली के फ्लोर से खड़े होकर कह रहे हैं आवाम को टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स दिए बगैर गुजारा नहीं करना पड़ेगा। तो वो नज़र दौड़ाते हैं ना अपने इर्द गिर्द जो 342 अरकान असम्बली बैठे हैं, बड़े बड़े फ्यूडल लॉर्ड 6-6 पेजेरो गाड़ियों में आते हैं, 4-4 बंगले रखते हैं। आप उनसे टैक्स लेना, आवाम तो टैक्स दे ही रहे हैं, उस टैक्स के बदले आवाम को क्या दे रहे हैं आप? इनको पकड़े ना, अशराफिया को, इन फ्यूडल्स को, बताइए कितना ये टैक्स देते हैं। हमसे ये ड्राफ्ट टैक्स मांग रहे हैं आपका मतलब ये कि ये लोग, ना मैं कैबिनेट का हिस्सा हूं, ना मेरी जमात हुकूमत का हिस्सा है, इसलिए मुझे उनका नहीं पता। मैं तो अमूमी सूरत हाल आपसे बयान कर रहा हूं, उनके बारे में मुस्लिम लीग के किसी साथी से पूछिएगा। लेकिन जो उन्होंने अपने अहदाफ मुकर्रर किए हैं उस पर काम कर रहे हैं। अगर माजी में जाके देखना चाहें तो माजी में 10 बातें मेरी जमात ने कही जो पूरी नहीं हो सकी, आप मुझे कहें आप वो पूरी करें। तो ये माजी को अगर कुरेदना छोड़ेंगे तो आगे बढ़ने के रास्ते पैदा होंगे। और जो मौजूदा हुकूमत है, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, उन्होंने उन पर एतमाद किया है। मुझे उन पर अदम एतमाद की कोई वजह नजर नहीं आती अपनी कि मैं उन पर अदम एतमाद करूं। रही बात टैक्सेशन की, बिलाशुबा जो लोग टैक्स दे रहे हैं, अशराफिया टैक्स से कम टैक्स देती है। इस मुल्क का जागीरदार टैक्स नहीं देता है या उससे बचता है।
ये सबको टैक्स नेट में लाना है। उसके लिए गुजारिश यही है कि ये इस तरह नहीं होता कि चुटकी बजाएं तो काम हो जाए, इसके ऊपर संजीदगी से काम हो रहा है। और बरेलवी साहब, आप जानते हैं ना कि हमारी जमातों के अंदर, पार्लिमान के अंदर, अदालतों के अंदर, सर्विसेज के अंदर, हर जगह पे इन ग्रुप्स के, इंडस्ट्रियलिस्ट के, जमींदारों के, सबके इनके नुमाइंदे मौजूद होते हैं और अपनी क्लास को टैक्स नहीं होने देते। ये काम का खासा है, लेकिन इसके अलावा कोई चारा नहीं और आप देखेंगे कि इसमें से कोई क्लास टैक्स से बचेगी नहीं। शुक्रिया मोहतरम कमरुज़्ज़मा कायरा साहब। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद वेलवी आपको खुशामदीद कहता है। गालिबन नाजायज़ तजावुज़ात पाकिस्तान का, कराची का सबसे बड़ा मसला है। बड़े बड़े हाउसेज, रेंजर हाउस, गवर्नर हाउस, सीएम हाउस के तो हैं ही, लेकिन सड़कें गलियां से भरी हुई हैं। फिर बड़े बड़े टावर बना दिए गए हैं। आज चीफ जस्टिस जब यहाँ आए तो उन्होंने तजावुज़ केस में ख़ास तौर पर तिजोरी हाइट्स के जिक्र किया, उसके मालिक का जिक्र किया और फिर उन्होंने बरहमी से कहा कौन है ये कामरान टिसोरी। चीफ जस्टिस का सवाल, इस पर उनके वकील आबिद ज़ुबैरी ने कहा कि गवर्नर सिंध हैं और वो यकीनन उनके क्लाइंट्स हैं। तो उनका कहना था कि 3 साल पहले का ये ऑर्डर है, क्या गवर्नर हाउस ये भेजें। चीफ जस्टिस का कहना था कि लोगों को तंग नहीं करें, तिजोरी हाइट्स के मुतासिरीन को मुआवजा अदा करें। ये तमाम जो कार्रवाई हुई, इसके फ़ौरन बाद हुकूमत सिंध के तर्जुमान ने ये कहा कि तिजोरी हाइट्स का गवर्नर सिंध या उनकी अहलिया से कोई ताल्लुक़ नहीं है। साथ ही ये कहा कि ख़बरें फैलाने वालों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल बड़ा अहम है बात कि उन्होंने रेंजर्स और सीएम हाउस और गवर्नर हाउस को 3 दिन का नोटिस दिया है। हम भी जाएंगे कैमरा लेकर के 72 घंटे बाद या 84 घंटे बाद क्या हुआ। हमारे साथ हैं आबिद ज़ुबैरी साहब, सुप्रीम कोर्ट के बार के सदर हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशन दी है, आजकल हमारे यहाँ जजेस इस तरह देते हैं, फिर सुर्खियाँ तो बनती हैं। लेकिन ये जो ज़ुबैरी साहब आपने वक्त दिया, शुक्रिया, कि ये जो तर्जुमान सिंध ने कहा है कि ख़बरें फैलाने वालों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, तो ख़बरें फैलाने क्या भाई, जो चीफ जस्टिस ने कहा, जो आपने कहा, वही हमने सुर्खी बना दिया, हमने खबर दे दी। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये खबरें जो तर्जुमान ने कहा, बिल्कुल सही बात है। मैं इस केस में तिजोरी हाइट्स में जो बिल्डर्स थे उनका वकील था और मियां रजा रब्बानी साहब जो वकील थे वो थे ओनर्स के। इसमें ना कामरान टिसोरी साहब उनके ओनर हैं, ना उनकी बेगम। ये अलग अलग पार्टीज थी। इसके अंदर आज से 3 साल पहले जब ऑर्डर हुआ, वो प्लिंथ ट्रैवर्स तक बना था, इशू था, रेलवे उसमें क्लेम कर दी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसको डिमोलिश कर दो। आज एक कोई साहब ने कोई एप्लीकेशन दी कि जी उनको कॉम्पनसेशन नहीं मिला, जिसमें सीफ साहब ने पूछा इसके ओनर्स कौन है। अब उस पर एक साहब खड़े हो गए, उन्होंने कहा जिसके ओनर हैं कामरान टिसोरी, जो बिल्कुल गलत बात है। मुझसे जब कहा गया, मैंने कहा ये नहीं, मैंने कहा मुझे अब याद नहीं है क्योंकि मेरे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। आप टाइम दे दें तो डॉक्यूमेंट्स दे के हम आपके सामने सारे फैक्ट्स रख देते हैं कि ओनर, क्योंकि मैं तो बिल्डर का वकील था और लैंड ओनर कोई और थे जिनको रजा रब्बानी साहब वो कर रहे थे। और सुर्खी ये बन गई कि मैंने कहा कोई एक साहिल थे, वो खड़े हो गए, जो सामने एक साहब नकवी साहब थे, उन्होंने जो शोशे छोड़ते रहते हैं वो खड़े होकर उन्होंने एक शोचा छोड़ दिया कि जी उसके ओनर ये हैं कामरान गवर्नर ना। लेकिन ये तो हकीकत है ना कि रेंजर हाउस, गवर्नर हाउस, सीएम हाउस और ये खलीकुर्रहमा, ये इशू तो है ना, इससे हटकर भी नाजायज़ तजावुज़ात का। जी नहीं, और ये जिम्मेदार है ना गवर्नर और सीएम और अगर और भी कोई लोग हैं। ना वो मेरे मौक्किल हैं, ना उनकी बेगम मेरी मौक्किल थी। मैं तो केटी बिल्डर से उनका मैं वकील था इस केस के अंदर, जो आज से 3 साल पहले खत्म हो गया था। कॉम्पनसेशन का बात है और कोई कॉम्पनसेशन के इशू पे कोई ऑर्डर पास नहीं हुआ। और कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया कि वकील रिकलेक्शन अभी नहीं कर सकते उनके सामने, और इस बात को उन्होंने ओपन रखा है। और रजा रब्बानी साहब से कहा है कि अपने डॉक्यूमेंटेशन की उनकी रिव्यू है, उसका नंबर नहीं लगा, कि अपने रिव्यू को परस्यू करें। सिंपल ये बात हुई और सुर्खियां ये बन गई कि जी कामरान टिसोरी गवर्नर सिंध जो हैं वो इसके ओनर है और चीफ जस्टिस साहब ने ये कहती है। बिल्कुल ये गलत बात हुई है जिस तरह से रिपोर्टिंग हुई है। दूसरी बात, चीफ जस्टिस साहब को इल्म था ना कि कौन है गवर्नर सिंध। नहीं, वो तो एम था, लेकिन वो तो पूछ रहे थे क्योंकि वहां से एक बंदे ने खड़े होकर कह दिया कि जी ये उनकी प्रॉपर्टी है, तो उन्होंने कहा कौन है। ये जाहिर बात, वो एक साहब थे, वो खड़े हो गए, उन्होंने कह दिया, वो वहीं बैठे हुए थे सामने। वो नकवी साहब हैं जो हमेशा काफी एक्टिव थे, जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब के जमाने में, आपको याद हो, उनके नाम से कई रिपोर्टेड केसेस हैं।
तो जब दूसरी बात तजावुज़ात की बात की, वो एंड में मामला उठा और देखें उसमें मामला ये उठा कि चीफ जस्टिस साहब ने ऑब्जर्व किया कि जब वो सफ़र करके अपने घर से या जहाँ से भी वो हाई कोर्ट पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, तो रास्ते में उन्होंने रेंजर्स के देखा कि वो फुटपाथ बंद है सारा। फिर उन्होंने कहा कि नेवल हेडक्वार्टर्स में ही बंद है। फिर उन्होंने गवर्नर हाउस के सामने इस तरह की वो फुटपाथ पे लोगों को नहीं चल दिया, रोडों को बंद कर दिया जाता है। तो उसमें उन्होंने कहा 3 दिन, तो उन्होंने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से पूछा कि आप इसको करेंगे, उन्होंने टाइम मांगा उसका, लेकिन उन्होंने फिर ऑर्डर ये किया कि 3 दिन के अंदर 72 घंटे में इन तजावुज़ात को आप हटा दें और इसको खोल दें पब्लिक के लिए। मोहतरम आबिद बरी साहब, आपने यकीनन अपना केस बहुत वजह तौर पर दुरुस्त कहा, लेकिन बहरहाल तजावुज़ात एक बहुत बड़ा इशू है, चाहे वो तिजोरी हाइट्स हो, चाहे खलीकुज़्ज़मा वाली रोड हो। शुक्रिया आबिद बरी साहब, आपने वक्त निकाला। इसके साथ ही GTV से मुजाहिद वली को इजाज़त दीजिए।